नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। आज हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राशिद साहब मौजूद हैं। राशिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले राशिद साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पहलगाम में धर्म पूछ कर भारतीयों को गोली मारी गई, उसका जवाब आज मोदी सरकार ने दे दिया है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो उसकी वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान शर्मसार था, हमारी नज़रें नीची थी। हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे कि हम क्या कहें, क्योंकि वो ऐसी घटना थी जो धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये बहुत निंदनीय था, अफसोसनाक था। आज जो कुछ भी हुआ इसमें हमारा सर फख्र से ऊंचा हो गया। हम ये चाहते हैं कि ऐसे आतंकवादियों को जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में इस तरह का कृत्य करते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने की नापाक कोशिश करते हैं या जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं, ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। हमने मोदी सरकार से कहा था कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि वो सदियों तक याद रखें कि हाँ, मैंने जो गलत काम किया उसका अंजाम ये भी हो सकता है। और ये जो कुछ हुआ है, हालांकि हम इससे बहुत खुश हैं, लेकिन ये अभी बस नहीं है। तो इसके आगे और किस अंजाम को आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार इसको और किस अंजाम तक ले देखिए, जा सकती है? मैं जहाँ तक मोदी के इरादे और मोदी की पावर और उसकी क्षमता को देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे ना रहे। हमारी भी इच्छा ये है, हमारी ख्वाहिश ये है। आपको याद होगा कारगिल जंग हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत थी, उसमें मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है INV मिनिस्टर थे। मैंने उनके साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उस वक्त में कहा था कि हिंदुस्तान का इमाम, मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का इमाम जी हिंदुस्तान की आर्मी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पर जाकर लड़ने को तैयार है, अगर सरकार इजाज़त दे। पहलगाम हमले के बाद भी हमने मीडिया में आकर सरकार से यही एक मांग की कि आप आर्मी को पीछे रखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का इमाम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार है, आप बस ऑर्डर कीजिए। और आज भी इस हमले के बाद भी मैंने बहुत सारे चैनलों को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि हम आपकी रिजर्व आर्मी हैं, जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि करता पाकिस्तान है, भुगतना हिंदुस्तान के मुसलमान को पड़ता है। जी, बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सर उठा कर जिए। हम सरकार के साथ हैं, हर तरह से सरकार के साथ हैं, जान से, माल से, हर तरह से। बल्कि हम तो खून का एक एक कतरा बहा देना चाहते हैं सरकार के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। हमारी सरकार तैयार है। एक बात मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी सरकार पाकिस्तान को जवाब दे रही है, लेकिन मैं अगर थोड़े से इतिहास में जाऊँ तो हमारे देश के अंदर ही सवाल जो है वो मोदी सरकार पे ही उठने लगते हैं। जैसे पिछले एयर स्ट्राइक में आपने देखा था कि सबूत दो मोदी सरकार, और जो मुसलमान भी जो हमारे देश में हैं वो सरकार के साथ एक साथ एकजुट दिखते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में मोदी सरकार के लिए ऐसे स्ट्राइक करना एक परिस्थिति है जो कि मुश्किल वाली बन जाती है। तो इसको कम करने के लिए आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये जो सवाल मोदी सरकार पे उठते हैं उस पर कोई सवाल उठना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने कहा सरकार पर सवाल उठता है, सरकार पर सवाल उठाने वाला विपक्ष है जी, विपक्षी पार्टियां हैं। जी। मुसलमान सवाल नहीं उठाता। ये विपक्षी पार्टी के मुसलमान जो हैं वो वही सवाल उठाते नहीं, हैं। जो मुसलमान पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टियों की लाइन के साथ वो सरकार पर सवाल करते हैं। और ये विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है जी, कि वो सत्ता पक्ष से उसके किसी भी काम पर सवाल करे। ये उसका संवैधानिक अधिकार है। मुसलमान इंडिविजुअल जो किसी पार्टी के साथ नहीं है वो सवाल नहीं करता। दूसरी बात, आपने एक चीज़ कहा कि मुसलमान उसको सरकार के साथ में खड़ा हो, ये कैसे माना जाए, समझा जाए। जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो सरकार को भी समझना पड़ेगा। मुसलमान तो समझ जैसे रहा है, कि मुसलमान तो समझ रहा है, अगर लेकिन सरकार को भी समझना अगर पड़ेगा। मैं कश्मीर के मुसलमानों सरकार की में बात करूं तो अभी तो वो मुख्य धारा में आ रहे हैं, लेकिन देखिए, अभी अभी वहाँ पर भी हम 100% नहीं मैं कर बात सकते जो आ कश्मीर गया। के मुसलमानों की नहीं कर रहा हूँ। कश्मीर का मुसलमान तो आज पहला मौका है कि वो सड़कों पर आकर जिन्होंने जी। सरकार की हिमायत की और आतंकवाद की मुखालफत की, बिल्कुल। ये पहला मौका है। जी। इससे पहले इससे पहले हमने नहीं कभी किया था। कश्मीर का मुसलमान सड़कों पर आकर उसने आतंकवाद की मुखालफत नहीं की, बल्कि वो आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के झंडे फहराते थे जी, बिल्कुल। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते जी। थे। ये पहला मौका है। दूसरी बात ये है, देखिए इधर भी कुछ लोग ऐसे हैं, मुसलमान चाहता है कि हम सरकार के साथ आए, पार्टी के साथ आए, लेकिन इधर भी कुछ बयान बहादुर है। सरकार नहीं चाहती, मोदी जी नहीं चाहते, अमित शाह जी नहीं चाहते कि इस तरह की बातें हों, लेकिन है इधर कुछ बयान बहादुर जो जमीन तलाशते हैं अपनी मुसलमान के नाम पर। कौन है ये बयान बहादुर? क्षेत्रीय दल हैं, छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, वो आज सोच रहे हैं कि साहब हमारी सरकार आ गई और हम अपनी सरकार में अपना वर्चस्व बढ़ाएं, अपने आप को जिंदा करें, क्योंकि ख़त्म हो गए, डेड हो गए थे बिल्कुल। तो अब मोदी सरकार का सहारा लेकर मुसलमानों पर, आप देख रहे होंगे कि पहलगाम के बाद में जिस तरह से मुसलमानों पे हमले बढ़े हैं, सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल। मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही है, बल्कि आगरा में तो एक लड़के का गुलफाम नाम का, उसको गोली मार दी गई, बिल्कुल। और जिसने गोली मारी उसने सामने आकर वीडियो बनाई, उसने कहा कि मैंने किया है ये सब कुछ। तो ये जो इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये सरकार को सोचना है। उन लोगों ने तो कर दिया अपनी ज़मीन तलाश करने के लिए। इससे क्या है कि मुसलमान में खौफ पैदा हो गया, मुसलमान में एक नफरत पैदा होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से उसका रद्द अमल कोई नहीं आ रहा है। सरकार को फौरी तौर पर उसका रद्द अमल करना चाहिए, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और सरकार की तरफ से एक स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए कि धर्म के नाम पर जब हिंदुस्तान का मुसलमान उन आतंकवादियों की मुखालफत कर रहा है जिन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी, तो देश की सरकार या देश का हिंदू मुसलमान से धर्म पूछकर उसकी दुकानें क्यों उजाड़ रहा है? ये काम सरकार का है कि सरकार कहे इस बात को कि ऐसा नहीं चलेगा कि देश के मुसलमान से उसकी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाए। जी, अब मैं अगर आपको थोड़े से इसके ब्रॉडर पिक्चर में जाऊं तो मुसलमान जो है वो आज आतंकवाद के मुद्दे पे तो हम देख सकते हैं कि हमारे देश में मतलब ज़्यादातर 90% मुसलमान जो है वो आतंकवाद के मुद्दे पे एकजुट है, मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। अगर मैं ओवैसी की भी बात करूं तो वो भी आतंकवाद के मुद्दे पे मोदी से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन वही अगर मैं वक्फ बोर्ड कानून की बात करूं तो इस पर जो मुसलमान है वो भटका हुआ है, वो दो गुट में बटा हुआ है। और ओवैसी जो है वो भी वक्फ कानून को लेके कह रहे हैं कि अगर ये कानून देश में अगर लागू हो गया तो ये संविधान के खिलाफ होगा। देखिए, इसको भी मैं पक्ष विपक्ष में देख रहा हूँ। जी, पक्ष एक कानून लेकर आया, जी बिल्कुल, पार्लियामेंट में पास हुआ, जी, राष्ट्रपति के साइन हो गए, कानून बन गया। जी, विपक्ष ने ये देखा कि ये कानून बनने के बाद अब एक नया काम शुरू होगा, और वो काम ये शुरू होगा कि जो जायदादें, जो संपत्तियां आपने अपनी सरकार में अपने नाम पर हड़प रखी हैं, वो सब निकलेंगी। अब उसका तोड़ क्या हो? अब उसका तोड़ ये है कि मुसलमानों को सड़कों पे निकालो, मुसलमानों के पीछे खड़े होकर गेम खेलो। तो ये मुसलमान जो हैं ये इनकी बातों में आते क्यों हैं? जब आपका ये कहना है कि ये जो है, ये जो संपत्ति पूंजीवादी जो ये मुसलमान है वो लोग इनको भड़का रहे हैं, तो इसमें आपको नहीं लगता कि फिर तालीम की कमी हमारे भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा है कि इनके बातों पे लोग बहक जाते हैं? देखिए, 65 साल कांग्रेस ने हुकूमत की जी, 65 साल कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया और मुसलमानों को ये समझाने और बताने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार में आ गई तो आपकी मस्जिदें चली जाएंगी, आपके मदरसे चले जाएंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, आपको दाढ़ी टोपी रखने की इजाज़त नहीं होगी, आपका वोटिंग राइट तक छिन जाएगा। ये 65 साल मेहनत की कांग्रेस ने। आप क्या चाहते हैं 10 साल में वो खत्म हो जाएगा? नहीं, कम तो होना चाहिए, टाइम लगेगा। कम बहुत हुआ है। जी, मेरे जैसा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आलोचक था,
और ये तो हमने देखा है। और हम टीवी पर बैठकर हमने 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी को कोसा है, मेरे जैसा आदमी जब मैंने देखा कि हाँ नहीं गलत हो रहा है, मुसलमान को डराया जा रहा है, मुसलमान को वो जिंदगी दी जा रही है जो एजुकेशन से दूर और खौफ और डर की एक ज़िंदगी दी जा रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने समाज के लिए काम करूं कि तो उनको बुरे काम की तरफ ना जाएं, वो उससे रोकूं, दूसरे एजुकेशन की तरफ जाएं उसके लिए उन पर मेहनत करूं, तीसरी ये जो डर की ज़िंदगी जी रहा है मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से, इस डर को मैं अपने समाज से निकालूं। जब तक ये डर समाप्त नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर देगी, जब तक मुसलमान पार्टी के साथ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पिछले इलेक्शन में दिल्ली के वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, और उसकी बाकायदा एक वीडियो बनाकर मैंने अलग ऐलान प्रेस में उसको जारी किया और कहा कि मैं सबसे पहला आदमी हूं जिसने ज़िंदगी में पहली बार मैंने बीजेपी को वोट किया, और मैं इस वजह से वोट कर रहा हूं ताकि मैं अपने समाज को उस डर की ज़िंदगी से निकाल सकूं और बता सकूं कि भारतीय जनता पार्टी भी एक संवैधानिक पार्टी है। हमने 65 साल जिन लोगों पर यकीन किया, एतमाद किया, उन्होंने हमें क्या दिया? 55,000 फसाद, दलित से बदतर जिंदगी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप जानते हैं, बिल्कुल। दलित से बदतर जिंदगी और 55,000 फसाद। हमने सच्चर भी देखा, हमने मंडल भी देखा, मंडल कमंडल भी देखा, सब देखा हमने। मुसलमान जब आज़ादी के बाद में 15% था लोकसभा में, विधानसभा में, नौकरियों में, आज वो घटकर 1% पे आ गया, बल्कि 1% से भी नीचे चला गया। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। तो मैं ये कहता हूँ अपने समाज से कि जब हमने उस पार्टी को, वही समाजवादी का हाल है, वही आरजेडी का हाल है, वही दूसरी अन्य पार्टियों जो क्षेत्रीय दल हैं जो मुसलमानों के वोट पर राज कर रही है, उनका यही हाल है कि मुसलमान का वोट तो लेना चाहते हैं, मुसलमान को देना कुछ नहीं चाहते। वो दलित से बदतर जिंदगी देखना चाहते हैं, मुसलमानों को अनएजुकेटेड देखना चाहते हैं, मुसलमानों को जेब काटते हुए, पंचर लगाते हुए, दूसरे गलत काम करते हुए, रास्ता लूटते हुए देखना चाहते हैं। उनका सिर्फ मकसद ये है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा मुसलमान, देखिए बीजेपी के आने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया है मेरे समाज में, खास तौर से। वो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी की मोहब्बत में आया है, भले ही वो बीजेपी के डर से आया है, लेकिन ये बदलाव आया है कि मेरे समाज का नौजवान तबका, नौजवान लोग जो 20 से 40 साल तक की एज के हैं, जो भी गलत लाइन में थे किसी भी वजह से, आज वो उस लाइन को छोड़कर अपने सीधे साधे मुख्य धारा में लौट के काम पे आ गए। ये बहुत बड़ा बदलाव है मेरे समाज के लिए। और एक चीज़ और देखिए, नहीं, एक शब्द आपने इस्तेमाल किया डर से, ये डर से क्यों आए? मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान अभी बीजेपी के साथ नहीं लग रहा है। अभी तो वो डर है जो 65 साल कांग्रेस ने बिठाया है। अभी तो उस डर ये सोच रहा है कि अगर हम, मतलब हमने गलत काम नहीं छोड़ा तो ये हो जाएगा, घर टूट जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, फना हो जाएगा, पोस्टर में नाम लग जाएगा। ये डर ही तो है जी। और डर होना चाहिए, मैं कहता हूँ डर होना चाहिए। अगर गल्फ कंट्रीज में कानून का खौफ ना हो, सजाओं का डर ना हो, तो चोरी वहाँ भी हो, रेप वहाँ भी हो। वहाँ रेप क्यों नहीं होता? वहाँ इसलिए नहीं होता क्योंकि पता है कि अगर रेप कर लिया तो चौराहे पे आधा ज़मीन में गाड़ के पत्थर मार मार के मार दिया जाएगा। अगर चोरी कर ली तो हाथ काट दिया जाएगा। और यकीनन होता है वहाँ ऐसा। वहाँ ऐसा नहीं कि अगर मालदार आदमी वो पैसा दे के छूट जाएगा, ऐसा नहीं। तो कौम का, कानून का ऐसा डर होना चाहिए। तो पोस्टर लगना, बुलडोजर चलना, मैं समझता हूँ ये डर होना चाहिए कि अगर गलत काम करोगे, इसी से मुसलमान मुख्य धारा में आएगा, क्योंकि मुसलमान की सुनवाई नहीं है। जहां कांग्रेस की सरकार में मुसलमान खड़ा हुआ था, आज वहां हिंदू खड़ा है। क्यों खड़ा है? आज हिंदू ये सोच रहा है मैं जो चाहे करूं। आप ये देखिएगा, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। अगले 10 सालों में जहां मुसलमान था, चोरी में, चकारी में, बदमाशी में, अय्यारी में, मक्कारी में, वहां आपको हिंदू मिलेगा, देख लीजिएगा। क्योंकि सरकार की तरफ से छूट ये किसी भी आदमी को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। मुसलमान इसीलिए बिगड़ गया, मुसलमान इसीलिए मुख्य। तो आपके कहने का मतलब है कि अभी जिस तरफ पे मुसलमान है वहाँ पे हिंदू आ जाएंगे अगर आगे इस तरीके से आगे। आप देखिए जितने धर्म गुरु हैं, जो भी माइक पे आता है वो क्या कहता है? मुसलमानों को मारो, काटो, मुसलमानों के साथ लेन देन ना करो, मुसलमानों को दुकानों पे नौकर ना रखो, इनको मकान किराए पे ना दो, इनको कार्रवाई होती नहीं है। तो वो और ज़्यादा आगे जाएंगे ना, उसमें और ज़्यादा आगे जाएंगे।
मुसलमान भी ऐसा ही करता था जब कांग्रेस, समाजवादी और अन्य दलों की सरकार थी। उनको छूट मिलती थी पूरी, करो कोई बात नहीं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अफसोस होता है मुझे कभी कभी। सीलमपुर से एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया, ये आज से 7 साल पहली बात है जी। 7 साल हो गए। उस लड़के को, वो लड़का बस में जेब काटता था, 4-5 साल हो गए छोड़े उसको, 4 साल। लेकिन एक पुलिस वाला उसको बराबर तंग करता था, कहता था वापस आ, क्योंकि तू तो महीना देता था मुझे, जी। हफ्ता देता था, मेरा तो कम हो गया, इसलिए वापस आ। वो कहता था नहीं मैंने छोड़ दिया। बोले नहीं वापस आना पड़ेगा तुझे। जी। ये कांग्रेस सरकार के ज़माने से चलता हुआ आया था। मेरे पास उस लड़के का फ़ोन आया, मौलाना साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने उस एसआई को डांटा, बल्कि एसएचओ से कह के उसका ट्रांसफ़र कराया वहाँ से। मुसलमान के साथ ये होता था पहले कि करो इस काम को, चोरी करो, बदमाशी करो, लेकिन हमें पैसा दो। तो आज मुसलमान उन चीज़ों से हटके अपने सही रास्ते पे आ गया, अपने 2 पैसे की इनकम पे लग गया, गलत काम छोड़। आप कह रहे हैं कि मुसलमान सही रास्ते पे आ गया। अब मैं ज़रा सा वक्फ बिल पे ही आऊँ तो बंगाल में जिस तरीके से हमने हिंसा देखी, हमारे झारखंड से सटा हुआ ही एरिया है मुर्शिदाबाद, जहाँ पर हमने देखा कि वक्फ बिल के नाम पर वहाँ पर आगजनी हुई, कितनी मारपीट हुई। और ममता बनर्जी ने जबकि ये बात कह दी थी कि यहाँ पर कोई वक्फ कानून लागू नहीं होगा, उसके बाद भी मुसलमान इतना उपद्रव क्यों किए? यही तो सवाल है मेरा भी। जब ममता बनर्जी ने सामने आकर ये कह दिया मैं हूं ना, यहाँ ये बिल नाफिज ही नहीं तो यहाँ पे तो मैं, आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को मैं बरगलाया गया? चाहे मुसलमान जो है वो उनकी सोचने की जो ताकत है वो कम है। सर मैं वही कह रहा हूँ, जब ममता बनर्जी जो मुखिया है प्रदेश की, उसने ये कह दिया कि मैं इस बिल को लागू नहीं करूंगी, तो मुसलमान को सड़कों पे आना ही नहीं था। क्यों आना था? ये तो कौन ला रहा है जब देश, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, उसको सुनिए तो सही जी। सामने आकर तो कह दिया कि मैं हूं, लागू नहीं होने दूंगी। अपने मंत्रियों को काम पे लगा दिया। आपने सुना नहीं, जो वहां के मंत्री थे हैं अभी भी, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान के खिलाफ बिल होगा, आएगा, तो क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। निकल बिल्कुल मंत्रियों को लगाकर बाकायदा मुसलमानों को सड़कों पे निकाला, उनसे हिंसा कराई, उनके ऊपर लाठी चलवाई। आज 1500 लोग कम से कम जेल में हैं। बिल्कुल। मैं मुसलमान को यही तो समझाना चाहता हूँ कि ये विपक्षी दल आपको झांसे में लेकर आपसे गलत काम करवाते हैं, और आप ही के खिलाफ केस करते हैं। तो इसको समझ लो ना, आप क्यों आते हैं इनके झांसे में? आपकी बातें समझ गया मैं, लेकिन अब मैं इसी बात पर, अब हम लोग झारखंड की जमीन पे बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहाँ पे बिल का जो विरोध किया, ठीक उसी तरीके से हमारे झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हैं हफीजुल हसन साहब, उनका भी एक पिछले दिनों एक बयान आया था कि उन्होंने कहा कि मुसलमान पहले शरीयत उसके बाद संविधान को मानता है, और अगर वक्फ बिल लागू होता है तो मारपीट होगा, लोग सड़कों पे आएंगे। तो जब एक मंत्री के मुंह से ऐसी बातें सामने आती हैं, तो उसके बाद तो ये जो मुसलमान जो सड़क पर आ रहे हैं, ये तो फिर आपको नहीं लगता कि इन्हीं बातों को सुन के वो ऐसी हरकतें करने पर आमाता है? मंत्री का बेटा कहाँ पढ़ रहा है? आप तो पत्रकार हैं, जानकारी लो इसकी। बाहर पढ़ रहा है। और मुसलमानों तक ये बात पहुंचाओ कि जो मंत्री आपको सड़कों पे लाकर हिंसा कराना चाहता है, उसका बेटा तो विदेश में पढ़ रहा है, और आपको कह रहा है बाहर सड़कों पे निकलो, हिंसा करो, टायर जलाओ, दुकानें जलाओ, लोगों के साथ मारपीट करो। अपने लड़के को लेकर आओ ना। अगर आप मुसलमानों के हितैषी हो तो आप सड़क पे आओ, अपने बच्चों को लेकर आओ, अपने रिश्तेदारों को लेकर आओ। आप तो आते नहीं हो, मुसलमान बच्चों को मरवा रहे हो। यही चीज़ मैं अपने समाज को समझाना चाहता हूँ कि ये जो लोग आपके हितैषी बनकर सामने आते हैं, ये आपको फिर लड़ने के लिए, मरने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। लाठी चार्ज भी आपके ऊपर होता है, केस भी आपके खिलाफ बनते हैं, जेल भी आप जाते हो, आपको कोई छुड़वाने वाला नहीं है। अब देखिए शाहीन बाग हुआ जी, शाहीन बाग हुआ CAA को लेकर, आज जितने लोग जेल में हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी फीस कहाँ से जा रही है, उनके घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, कोई अंतरी मंतरी नहीं दे रहा है। मैं यही समझाना चाहता हूँ अपने समाज को कि ये जो सामाजिक बातें हैं, ये जो सियासी बातें हैं,
इन सियासी बातों से ऊपर उठकर सिर्फ एक टारगेट रखो कि हमें एजुकेटेड होना है, हमें एजुकेशन लेना है। जब आपके अंदर एजुकेशन आ जाएगी तो आप इन बातों को मानोगे नहीं। पढ़े लिखे का आदमी के पास वक्त नहीं होता कि जाकर डंडा झंडा उठाए कि साहब मुर्दाबाद और जिंदाबाद। ये वो लोग करते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है। अब देखिए पिछले 10 सालों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की वजह से हुआ है, पिछले 10 सालों में IPSC का एक रिजल्ट देख लीजिए आप। इस साल 60 से 70 बच्चे पास हुए मुसलमान जी। और 2014 से लेकर ये आंकड़ा बढ़ रहा है रोजाना। कांग्रेस के ज़माने में ये 1 या 2 बच्चे हुआ करते थे मुसलमान, कहीं से निकल गया कोई 1-2 बच्चा। क्यों आ रहे हैं 60 से 70% बच्चे? इसलिए आ रहे हैं कि वो मुख्य धारा से जुड़ गए, उन्होंने एजुकेशन को पहचान लिया, वो समझ गए कि इन गलत कामों में कुछ नहीं रखा हुआ है, हमें अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो हमें ये गलत लाइन छोड़कर सीधे रास्ते पर आना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने समाज को सिर्फ एक बात कहता हूँ, 2 बातें जहन में रखो। एक तो ये कि हमें कोई गलत काम नहीं करना, संविधान के खिलाफ नहीं जाना, कानून के खिलाफ नहीं जाना। दूसरे, हमें टारगेट रखना है एजुकेशन को टारगेट करना है। एजुकेशन अगर हमारे अंदर आ गई तो सारी चीज़ें, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। हमें किसी को बताना नहीं पड़ेगा, ना हमें कुछ करना पड़ेगा, हम सीधा अपनी लाइन पे आ जाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। तो ये थे मौलाना राशिद जी, जिन्होंने हमारे बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया।